नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिंचोली तक 15.87 किलोमीटर लंबे 4 ट्रैक राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास समारोह कल। हुलसूर थाने के एएसआई शिवराज बीदर एसपी ने ड्यूटी से निलंबित करने का आदेश दिया। गरीबों के लिए अमीरों पर कर लगाना अच्छी अर्थव्यवस्था है, सिद्धरामैया ने कहा। ज्ञानव्यापी जज पर रामनगर के वकील की पोस्ट को लेकर कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। यूपी में सपा और कांग्रेस में हो गया सीटों का समझौता। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन के पास मिले 54 डिटोनेटर, बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। कुछ दिन पहले अनुदान के तहत 405.30 करोड़ रुपए स्वीकृत तेलंगाना सीमा से वाया मिरियाना कोलाकापल्ली चिंचोली तक 15.87 किलोमीटर लंबे 4 ट्रैक राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास समारोह कल दोपहर 12:05 पर बेलगाम में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि वह 7,300 करोड़ के अनुदान से 400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के शिलान्यास समारोह का निर्देशन करेंगे। मंत्री ने कहा कि इस 4 ट्रैक सड़क के निर्माण से चिंचोली तालुका में नया विकास होगा और आसपास के सभी गांवों का विकास होगा और शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। राजमार्ग से जुड़े सभी गांवों के लोगों और बेरे के लोगों को इस राजमार्ग से कई तरह से मदद मिलेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के हुलसूर तालुके के बेलूर गांव के एक निवासी ने हुलसूर पुलिस स्टेशन में आकर शिकायत की कि उसके खेत में उगी गन्ने की फसल में गलती से आग लग गई और गन्ना जल गया। उसके अनुसार एएसआई प्रारंभिक जांच और वीडियो फुटेज से प्रथम दृष्टया यह साबित हो रहा है कि जब शिवराज पंचनामा के लिए उक्त स्थान पर गया तो उसने निवासी के साथ दुर्व्यवहार किया और भुगतान के लिए पैसे की मांग की। इस तरह एएसआई शिवराज को अपने कर्तव्यों में अत्यधिक गैरजिम्मेदारी और कदाचार दिखाने के लिए तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित करने के आदेश बीदर के एसपी ने जारी किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कांग्रेस की 5 गारंटियों को अच्छी अर्थव्यवस्था बताते हुए इसका बचाव किया और कहा कि वह गरीबों के कल्याण के लिए अमीरों पर टैक्स लगाने में विश्वास करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान सिद्धरामैया ने अपने अर्थशास्त्र के बारे में बताया। अमीरों पर टैक्स लगाकर और गरीबों के लिए उस पैसे का उपयोग करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। हमने 5 गारंटी के साथ यही किया है। सिद्धरामैया ने कहा, हम गरीबों को आर्थिक और सामाजिक ताकत दे रहे हैं। यह अच्छा अर्थशास्त्र है, यह आत्मसम्मान का अर्थशास्त्र है। सीएम ने कहा कि जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के वित्त के प्रति अपने दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए सिडोनॉमिक शब्द गढ़ा था। मुझे नहीं पता कि वह क्या है, ऐसी कोई किताब नहीं है, वह केवल अच्छा और बुरा अर्थशास्त्र है। क्या बसवराजनॉमिक्स है? कुमारस्वामी नोमिक्स। सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्रियों बसवराज बोम्मई और कुमारस्वामी का जिक्र करते हुए कहा। सिद्धरामैया ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब कॉर्पोरेट टैक्स 30% था। मोदी के पीएम बनने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स घटकर 22.5% हो गया। यह भाजपा सरकार किसके पक्ष में है, उन्होंने तंज कसा। रामनगर में अधिवक्ता के विरोध प्रदर्शन पर सरकार के जवाब पर निशाना व्यक्त करते हुए भाजपा के सदस्यों ने मंगलवार को विधानसभा के वेल में विरोध प्रदर्शन किया। मांग की गई कि स्थानीय पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई को निलंबित किया जाना चाहिए और एक वकील के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए जिसने सोशल मीडिया पर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश पर अपमानजनक बयान पोस्ट किया था। स्पीकर के कक्ष में एक बैठक आयोजित होने और गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर के आश्वासन के बाद ही वह स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। भाजपा ने अपना विरोध वापस ले लिया। परमेश्वर ने कहा कि वह बुधवार को सदन में नए सिरे से प्रतिक्रिया देंगे। शून्यकाल के दौरान रामनगर में अधिवक्ताओं के चल रहे विरोध का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि पिछले साल राज्य में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद बुनियादी ताकतों ने फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पी पुट्टन्ना ने बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एपी रंगनाथ को उपचुनाव में हरा दिया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच नवगठित गठबंधन के लिए शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा था। जेडीएस भाजपा ने 16 फरवरी को होने वाले उपचुनाव में जेडीएस के कानूनी सेल के अध्यक्ष
रंगनाथ को मैदान में उतारने पर सहमति व्यक्त की थी, जो दोनों पार्टियों के साथ मिलाने के फैसले पर आधारित था। लोकसभा चुनाव पुट्टन्ना ने रंगनाथन को 1507 वोटों से हराया। उपचुनाव इसलिए कराने पड़े क्योंकि पुट्टन्ना, जो पहले भाजपा के एमएलसी थे, उन्होंने पिछले साल कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह पहले जेडीएस के साथ थे और पहले भी 4 बार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत चुके थे। इसी बीच रंगनाथ ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत हार है, गठबंधन की हार नहीं। सरकार ने सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया है और उन पर दबाव डाला है। पैसे ने भूमिका निभाया है, उन्होंने दावा किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों के इंडी अलायंस का कुनबा एक के बाद एक बिखरता नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का साथ मिलने से कांग्रेस की उम्मीदों को थोड़ा बल मिला है। अखिलेश ने खुद भी कहा है कि गठबंधन होगा, अंत भला तो सब भला। सपा और कांग्रेस के सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी है। बुधवार की शाम हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 63 सीटों पर इंडी अलायंस की पार्टियां सपा और अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जानकारी दी थी कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। सूत्रों से मिली रही जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर अखिलेश यादव से बात की, जिसके बाद दोनों दलों के बीच डील फाइनल हुई। मुंबई से सटे कल्याण इलाके से डराने वाली खबर सामने आ रही है। यहां कल्याण रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। मामले का खुलासा होते ही रेलवे पुलिस, लोकल पुलिस, बम स्क्वाड के जवान मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की आगे की जांच शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर है। इसका इस्तेमाल पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। दरअसल जानकारी मिली है कि मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर कुल 54 डिटोनेटर बरामद किए गए हैं। रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस मामले का खुलासा होते ही आनन फानन में रेलवे पुलिस, लोकल पुलिस और बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर है, जिसका इस्तेमाल पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। पुलिस पता लगा रही है कि ये डिटोनेटर यहाँ कहाँ से पहुंचे। इन्हें कोई भूल गया या फिर जानबूझकर किसी ने यहाँ छोड़ दिया। इस बात की जांच की जा रही है। पुलिस रेलवे स्टेशन के और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बदायूं से सपा ने धर्मेंद्र यादव का पत्ता काट दिया है और शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत के दौरान मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने शिवपाल यादव को लेकर बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाए जाने पर सपा सांसद ने कहा, मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है और जो डिसीजन लिया जा रहा है उसी को फॉलो किया जाएगा। हो सकता है कि इस तरह का बदलाव आगे भी हो। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बोली डिंपल ने कहा, मुझे खुशी है कि आज गठबंधन होने जा रहा है। आप देखेंगे कि मजबूती के साथ ही गठबंधन भाजपा का सामना करेगा, क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर जारी गतिरोध बुधवार को समाप्त होने के साथ ही सीट बंटवारे पर दोनों दलों के बीच लगभग सहमति बन गई है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर हुई बातचीत के बाद यह सहमति बनी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सपा का कांग्रेस से कोई विवाद नहीं है और दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हरियाणा की सीमाओं पर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने के लिए तैयार किसानों की भारी भीड़ के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स पर लिखा, चौथे दौर के बाद सरकार पांचवें दौर में एमएसपी की गारंटी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली मुद्रा, एफआईआर जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं किसान नेताओं को फिर से चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे लिए शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसान संघ के नेताओं ने सोमवार को सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल के लिए एमएसपी पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसानों के हित में नहीं है। यह घोषणा किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर और जगजीत सिंह ढलेवाल ने बैठक कर की। 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को यह प्रस्ताव दिया। इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए और अधिक बातचीत करने की अपील करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने मीडिया से कहा, हम अच्छा करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए कई राय दी जा सकती हैं। हम हमेशा अच्छी राय का स्वागत करते हैं। इसका एकमात्र रास्ता बातचीत ही है। बातचीत से समाधान जरूर मिलेगा। बच्चा गोद लेने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चा गोद लेने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता और इसके इच्छुक माता पिता के पास यह चुनने का कोई अधिकार नहीं है कि किस बच्चे को गोद लेना है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस नियम को बरकरार रखा जिसके तहत 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले दंपति को केवल विशेष जरूरतों वाले या ऐसे बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी जाती है जिन्हें अधिक लोग गोद लेने के इच्छुक नजर नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में बच्चों के कल्याण को तरजीह दी जाती है और भावी दत्तक माता पिता पीएपी के अधिकारों को इस पर तवज्जो नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने एक हालिया आदेश में कहा कि गोद लेने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और न ही इसे उस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है जिससे पीएपी को यह विकल्प मिले कि किसे गोद लेना है। गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह बच्चों के कल्याण के आधार पर संचालित होती है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण हवाई हमला किया है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि सीरिया के दमिश्क में आवासीय क्षेत्र पर यह हमला किया गया है। बता दें कि 2011 में युद्ध छिड़ने के बाद से इजरायल ने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, लेकिन हमास युद्ध के बाद से उसने अपना अभियान तेज कर दिया है। सीरियाई राज्य मीडिया ने बताया कि अक्टूबर में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से बढ़ते इजरायली हवाई अभियान में यह नवीनतम मौतें हैं। इजरायली सेना ने यह हमला बुधवार को किया। राज्य समाचार एजेंसी सना द्वारा दिए गए एक सैन्य सूत्र के बयान में कहा गया है कि इजरायली दुश्मन ने कई मिसाइलों के साथ हवाई हमला किया। दमिश्क में काफर्स रूस पड़ोस में एक आवासीय इमारतों को निशाना बनाया। इस हमले में 2 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इमारत और आसपास की संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। एएफपी के एक फोटोग्राफर ने कहा कि हमला 9 मंजिला इमारत पर हुआ जिसमें चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान चुनाव में हुई धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इसमें याचिकाकर्ता ने भारी धांधली का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराए जाने की मांग की थी, मगर उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध करने वाली एक याचिका को लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बताते हुए बुधवार को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अदालत के समक्ष पेश होने को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी व याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। बता दें कि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अली खान ने पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की निगरानी में 30 दिन के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस मामले में निस्तारण तक नई सरकार के गठन पर रोक लगाने का आदेश देने का भी अनुरोध किया था। हालांकि याचिकाकर्ता लगातार 2 बार सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली की पीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया और याचिकाकर्ता पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया।
फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। चिंचोली तक 15.87 किलोमीटर लंबे 4 ट्रैक राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास समारोह कल। हुलसू थाने के एसआई शिवराज बीदर एसपी ने ड्यूटी से निलंबित करने का आदेश दिया। गरीबों के लिए अमीरों पर कर लगाना अच्छी अर्थव्यवस्था है, सिद्धरामैया ने कहा। ज्ञानव्यापी जज पर रामनगर के वकील की पोस्ट को लेकर कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। यूपी में सपा और कांग्रेस में हो गया सीटों का समझौता। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन के पास मिले 54 डिटोनेटर, बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।